नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 के हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुगर इस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम आप पहुंचे हैं वाठोड़ा स्थित रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां हम विस्तृत जानकारी लेंगे डॉक्टर सचिन जिपकाटे इनसे, जो हमें शुगर के बारे में बताने वाले हैं कि शुगर आखिर में होता क्या है और उसके लक्षण हमें कैसे दिखाई देते हैं। शुगर जो है वो है एक मधुमेह भी है और डायबिटीज़, उसको शुगर भी कहा जाता है, जो कि एक आनुवांशिक भी एक रोग है और जो गलत खान पान, गलत जीवन शैली की वजह से भी होता है। और जिनको शुगर होता है उनको एक खान पान में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर सचिन इनसे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर सचिन जिपकाटे, डायरेक्टर रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि हम आज शुगर इस विषय पे बात करने वाले हैं सर, तो शुगर ये जो है ये कैसे होता है और कौन से मरीजों को होता है? ये शुगर आजकल के लाइफस्टाइल में किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। तो कौन से मरीज़ों में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनका रहन सहन, खान पान अगर बराबर नहीं है तो आपको शुगर होने के चांसेस आज के लाइफस्टाइल में डबल हो जाते हैं। जिनके घर में ऑलरेडी शुगर है, आनुवांशिकता, जिसके कारण हम बोलते हैं शुगर के, तो जिसमें एक कारण है जो है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मतलब मेरे पेरेंट्स को शुगर था तो मुझे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मोस्टली टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स, जिसको हम डिवाइड करते हैं शुगर को टाइप 1 और टाइप 2 में, तो टाइप 1 में ज़्यादा कॉमन है, टाइप 2 में थोड़ा कम कॉमन है। दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है हम जो एरिया में रहते हैं, जैसे एशियंस बोलेंगे, तो इनके जीन्स में थोड़ा सा वेस्ट वाले लोगों के हिसाब से प्रॉब्लम रहता है, तो इनमें शुगर होने के चांसेस या डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है हमारा रहन सहन और खान पान। रहन सहन में अगर हम बिल्कुल भी, जैसे आजकल जो आईटी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं जिनका सिर्फ डेस्क जॉब है, हमारे जैसे लोग, अगर हम डॉक्टर जो सवेरे से लेकर शाम तक मोस्टली चेयर या टेबल पे बैठे रहते हैं और मैक्सिमम लोगों में कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, तो अगर आपके शरीर की एक्टिविटी नहीं है तो इसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के वजह से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसके वजह से शुगर बढ़ता है। तो अभी आजकल के इसमें डायबिटीज़ को जो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज़ मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ना कि कोई और बीमारी। ठीक है, तो अगर हम जैसे एक पेड़ लगाना है और उसको खाद पानी डाले बगैर वो पेड़ बड़ा होने वाला नहीं है, सेम वे शुगर आने के लिए हमारा लाइफस्टाइल उसके लिए एक खाद पानी है। वो खाद पानी मिलते रहेगा तो हमें शुगर के पीछे उसके भाई बंधु यानी बीपी, हार्ट के प्रॉब्लम, ये ऑटोमेटिक आते जाएंगे। जी, तो शुगर के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं? 50 से 60% लोगों में कोई लक्षण नहीं रहते। जो बहुत बार दूसरे किसी कारण की वजह से चेक कर रहे हैं उनमें पता चलता है कि ये किया है, और शुगर चेक की तो पता चलता है। पहले जैसे बोलते थे क्लासिकल शुगर के लिए, मतलब जिनको पेशेंट्स के लिए जिनमें बहुत प्यास लगती थी, बहुत खाने की इच्छा होती थी और बहुत पेशाब होती थी, अचानक से किसी का वज़न कम हो जाता है बिना कुछ किए, तो ये प्रामुख्य से जो देखे जाने वाले कारण है, ये सिम्टम्स है, ये शुगर को दर्शाते हैं। लेकिन ये 30 से 40% लोगों में ही दिखेंगे, लेकिन बाकी 60% लोगों में बहुत बार कोई सिम्टम्स नहीं रहते। लोग बोलते हैं हमको अभी तक कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, कोई सिम्टम्स ही नहीं है, लेकिन आप जब जांच करेंगे तो पता चलता है कि हमको शुगर बढ़ा हुआ है। करके हम कहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ से 20 एक बार शुगर जांच कर लेना चाहिए, फिर 3-4 साल में एक बार करना चाहिए, और जैसे ही आप 35 क्रॉस करते हैं हर साल करना चाहिए। जी, तो शुगर बीमारी में किस तरह की दिक्कतें आती है? शुगर शरीर के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। अगर ये कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ये हमारे दिमाग से लेके, दिल से लेके, किडनी से लेके, स्किन, नर्व्स, सबको अफेक्ट करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो शुगर छोड़ता है।
इसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो हम प्रामुख्य से देखते हैं, अगर अनकंट्रोल शुगर है तो नसों के ख़राब होना, आँखों पे असर होना, आँखों का पर्दा यानी रेटाइना जो बोलते हैं, उसको जो खून सप्लाई होने वाली ये रहती है धमनियाँ, वो छोटी हो जाती है और धीरे धीरे आँखों को बराबर से दिखता नहीं है। इनको हम रेटाइनोपैथी बोलते हैं। तीसरा है नर्व्स पे अफेक्ट होना और फिर दिल पे अफेक्ट होना। किसी को भी कभी भी अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि ये अचानक से यंग बंदा है और ये गुजर गया, कुछ पता नहीं चला। मोस्ट ऑफ द टाइम उसको भी कारण नहीं पता रहता है, लेकिन उसके लिए एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उसका लाइफस्टाइल, उसकी वजह से होने वाला शुगर। तीसरा है लीवर पे असर करता है। लीवर में शुगर के वजह से बहुत सारी चर्बी जमा होती है जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं, और धीरे धीरे ये फैटी लीवर को खा जाता है। जो शराब पीने वाले लोग रहते हैं उनमें भी फैटी लीवर होता है, लेकिन शुगर से होने वाले फैटी लीवर होने के बाद और शराब से होने वाले फैटी लीवर होने के बाद लीवर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेम वे अगर हमारा शुगर कंट्रोल में नहीं है तो हमें फैटी लीवर होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और सिरोसिस के तरफ लेके जाएगा। शुगर अनकंट्रोल्ड है तो किडनी भी ख़राब हो जाती है धीरे धीरे, और इसके वजह से हमें डायलिसिस पे आना पड़ सकता है, या कोई लॉन्ग टर्म जिनको बहुत सालों से जिनका अनकंट्रोल्ड है वो लोगों को डायलिसिस, और उससे भी नहीं जमता है तो ट्रांसप्लांट पे आना पड़ता है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट। उसके बाद में जो नसें रहती है वो कमज़ोर हो जाती है। जो सिग्नल्स जाना चाहिए शरीर से पेरीफेरिस को, यानी हमारे उंगलियों को समझ, जो हमको ठंडा गरम किसी चीज़ का जो चुभता है ये समझना, इसके सेंसेशंस कम होते हैं मोस्टली पैरों की नसों के। उसके वजह से फिर डायबिटिक फुट, या एक बार लग गया तो वो अल्सर छोटा सा बड़ा होते जाता है और जल्दी हील नहीं होता है, जिसे हम डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर बोलेंगे। हाथ को लगा तो अल्सर, पैर को लगा तो डायबिटिक फुट। तो ये बढ़ते जाएगा और जल्दी हील नहीं होता है। इसमें फिर एम्पुटेशन करना, यानी कभी पहले एक उंगली कटना, फिर 3-4 उंगली कटना, एक आध बार पूरा पैर काटना पड़ता है, क्योंकि वो हील नहीं होता है और तकलीफ़ के लिए शरीर के लिए तकलीफ देह हो जाता है। उसके बाद में सेम नसों की वजह से जो हमारी नसें आंतड़ियों को सप्लाई करती है या सेंसेशंस देती है या सिग्नल्स देती है बराबर से काम करने के लिए, वो भी बराबर से काम नहीं होता है। ये लोगों को फिर कॉन्स्टिपेशन होना या फिर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होना, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक शुगर के वजह से। जी, तो पुरुषों में शुगर के लक्षण और महिलाओं में शुगर के जो लक्षण है, क्या वो एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? सेम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो लक्षण देखते हैं, लेथार्जी यानी फटीग या थकान महसूस होना या वीकनेस महसूस होना, फिर जब हम जांच करते हैं तो उसमें बढ़ा हुआ दिखता है। मोस्टली महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं हाइजीन की वजह से, पुरुषों में भी रह सकते हैं, लेकिन मोर और लेस जो सिम्टम्स हम देखते हैं वो दोनों में एक बराबर रहते हैं। जी, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों में भी एक शुगर की बीमारियां हो रही है, तो उनमें भी कुछ एज क्राइटेरिया है कि ऐसे एज ग्रुप के बच्चों को शुगर होता है और किस वजह से होता है? नहीं, शुगर को आपको पैदाइशी भी हो सकता है, जिसको हम जेनेटिक या ऑटोमिन डिसीज बोलते हैं। मतलब बचपन से हो सकता है? जैसे हम पैदा हुए तब से। ऐसे बच्चों में बार बार शुगर कम होने के वजह से पसीना आना या बढ़ने के वजह से, तो बहुत पसीना आना, घबराहट होना, बच्चा रोएगा जब छोटा है तो, क्योंकि वो बता नहीं सकता है, जांच करने पे ही पता चलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बार बार इन्फेक्शन होना, सर्दी खांसी बार बार होना, पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होना, या वज़न नहीं बढ़ना बच्चे का, ये शुगर के तरफ बताता है। दूसरी एक चीज़ है जिनको बचपन से यानी पैदाइशी नहीं है, लेकिन आजकल के जो फूड हैबिट्स है जिसके वजह से छोटे बच्चों में देख सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाने के वजह से, जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसके ऊपर जो रिलाई करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चिप्स हो गया, ये बहुत खा लेते हैं और फिर मोटापा बढ़ता है। एक्सरसाइज कम हो गई, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो जो एक्चुअल शारीरिक एक्सरसाइज होनी चाहिए वो होती नहीं है। इसके वजह से फिर मोटापे के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और फिर उनको शुगर में, तो ये हम बोलेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो बच्चों में दिखते हैं। तो मोर और लेस हम बोलेंगे कि बच्चों को जंक फूड से दूर रखें
और मोबाइल से दूर रखें, उनको मैदान में भेजें, मैदान में खेलने के लिए भेजें। जी, अगर छोटे बच्चों को शुगर होता है तो क्या वो बड़े होने तक या फिर एक एज तक पहुंचने तक क्या वो शुगर ख़त्म हो सकता है? नहीं, अगर बचपन से आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो शुगर ख़त्म नहीं होगा। आपको उसके लिए इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। ठीक है, पैनक्रियाज नाम का ग्रंथि रहता है जिसमें बीटा सेल्स रहते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। उनका अगर फंक्शनिंग ही नहीं है, सादे शब्दों में बोलेंगे कि अगर फैक्ट्री ही नहीं है तो वो चीज़ बनेगी नहीं। तो वो हिसाब से जो कोशिकाएं रहती है वो ख़त्म हो गई रहती है, उसके वजह से उनके शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा, तो उनको बाहर से लेना पड़ेगा। जी, तो डॉक्टर ऐसे में उस शुगर के उपचार क्या होते हैं और निदान क्या हो सकता है? निदान तो हमको शुगर जांच करनी है, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले 20वें साल में जिसकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है उन्होंने तो 20 साल की उम्र में पहले देख लेना चाहिए, अगर 20 साल के पहले तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पहले कोई दिक्कत हो गई है तो जांच करना ज़रूरी है। 20 साल के बाद एक बार 25 साल में जांच करो, उसमें भी नहीं है, एक बार 35 की उम्र आ गई तो हर साल जांच करना है। जांच इसीलिए करना है क्योंकि हमको अर्ली डिटेक्शन के वजह से हमें पता है कि हमें अर्ली कंट्रोल करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है जांच करना, सेकंड इम्पॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल में चेंज करना। और दूसरा आपका सवाल था कि उपचार कैसे संभव है। अभी इसका 2 प्रकार से उपचार होता है, गोली और इंसुलिन का। अभी जिनके शरीर में मैंने जैसे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें मोस्टली कोई दवाई काम नहीं करती क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन की कोशिकाएं नहीं रहती है, तो उनको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है जो इंजेक्शन के मात्रा में देते हैं। तो ये एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन लगेगा दिन में 3 बार, कभी 4 बार। आजकल नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंसुलिन पंप्स आए हैं जो कंटिन्यूसली लगे रहते हैं और धीरे धीरे इंसुलिन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से शरीर में छोड़ते रहते हैं, ऑटोमेटिक सेंस करते हैं और छोड़ते रहते हैं। दैट इज़ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग विद इंसुलिन पंप रहता है। दैट इज़ अ कॉस्टली थेरेपी, थोड़ा कॉस्टली थेरेपी है, जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए वो बेस्ट थेरेपी। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया तो हम पहले सलाह देंगे कि आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, एक्सरसाइज रोज़ करें, घंटा 1.5 घंटा, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपके खान पान में बदल करें, कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कम करें, शुगर, मैदे की चीज़ें इनका सेवन नहीं करें, और फ्राइड फूड या तली हुई चीज़ें इनको नहीं लें, प्रोटीन का मात्रा बढ़ाए और एक्सरसाइज बढ़ाए। ये हो गया पहला स्टेज। ये 2-3 महीने करने के बाद अगर आपका शुगर कंट्रोल में आता है तो हम बोलते हैं कि आप सेम कंटिन्यू रखें। अगर नहीं आता है तो फिर कुछ लोगों को दवाई चालू करनी पड़ती। कुछ लोगों को ऐसा है कि जी हमारे पास आते ही कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जब पहले से ही कॉम्प्लिकेशंस है तो उनको पहले से ही दवाई चालू करनी पड़ती है। अभी कुछ चीज़ों के लिए गोली काम में आती है, कुछ चीज़ों के लिए इंजेक्शंस काम में आते हैं। हम बोलते हैं कि पहले कुछ दिनों तक 4-6 महीने तक जिनका बहुत बड़ा है, एक 3 महीने का शुगर रहता है HbA1c, अगर वो 10 के ऊपर है तो नॉर्मली ये लोगों को हम इंसुलिन देंगे और फिर बाद में धीरे धीरे गोली पे कन्वर्ट करेंगे। और नहीं ऐसा है तो पहले कोई लोग गोली बोलते हैं और फिर बाद में इंसुलिन पे शिफ्ट होते हैं। जी, जैसे आते हैं अभी खान पान पे, क्योंकि जो भी बीमारियां होती है वो एक तो एक्सरसाइज नहीं करने या फिर गलत खान पान की वजह से होती है, तो इसमें भी किस विशेष खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है? क्योंकि अगर जिनको शुगर हुआ है उनको तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या खाना है, लेकिन जिनको शुगर होने से बचना है या फिर जिस तरह का भी उनको ये करना है, तो उसके लिए किस तरह के खान पान का विशेष ध्यान रखना उनको ज़रूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट घर का खाना, ठीक है, बाहर का कुछ भी मत खाना। जो घर में पक रहा है वही फ्रेश खाना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, फ्रूट्स का मात्रा बढ़ाना, सब्जियों की मात्रा बढ़ाना, मैदे की चीज़ें अवॉइड करना, ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें मैदे से बनती है, इनसे तकलीफ़ बढ़ेगी। बहुत सारी मिठाइयाँ भी मैदे से बनती है, तो अवॉइड करना। ज़्यादा मात्रा में शक्कर का सेवन नहीं करना, जो लिमिटेड है उतना ही लेना। बहुत जैसे खा लिया तो मैंने 7-8 मिठाई या लड्डू एक साथ खा लिए, तो उतना मेरे शरीर को अगर ज़रूरत नहीं है तो मुझे वो सिर्फ टेस्ट के लिए लेना है। अगर मुझे डायबिटीज़ नहीं है, तो जिनको डायबिटीज़ है उन्होंने ये सारी चीज़ों से तो दूर रहें।
जी कोई और अदर मैसेज जिनको शुगर हुआ है या फिर जिनको उन आपको शुगर है या नहीं है, ये 100 बात की एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। खान पान जितना आप अपने रूट्स के तरफ आएंगे, जैसे पहले के लोग रहते थे, घर का पका हुआ खाना और सादा खाना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसी से ही आपको आगे चल के बहुत सारी बीमारियों से बचाव होगा या आपको नहीं होंगी ये बीमारियाँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर सचिन कि आपने महान्यूज़ 7 के दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी शुगर इस बीमारी के ऊपर, क्योंकि शुगर ये बीमारी जो है आए दिन बहुत आम होती जा रही है और जिसकी वजह से तकलीफ़ें बढ़ती है और ये मौत के कगार पे भी जहाँ पहुँचती है। तो अगर आप सभी दर्शकों को ये एक निवेदन है कि अगर आप में से किसी को भी शुगर की बीमारी है या फिर आप उससे जूझ रहे हैं तो आप रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आके डॉक्टर सचिन जिपकाटे इनसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी बीमारी के ऊपर निदान अवश्य पा सकते हैं। तब तक आप देखते रहे महान्यूज़ 7। नमस्कार। धन्यवाद। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।